Hello friends, in this video I will be talking about standard 2B market manipulation. Now you've studied 2A, which was regarding insider information, material non-public info. Now let's study market manipulation. Market manipulation includes practices that distort security prices or trading volume with the intent to deceive people or entities that rely on this information in the market. All of these are violations. First of all, ये एक लाइन में खत्म तो हो गया है, but there are various examples possible. I'll give you some examples. First of all, purpose समझो क्या है. Purpose है to manipulate. क्या manipulate करने का है? दो चीज. You can manipulate the price or trading volume. अगर आपको कोई स्टॉक का प्राइस इंक्रीज करवाना है, डिक्रीज करवाना है, या उसका वॉल्यूम मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड या सोल्ड ऊपर नीचे करवाना है, तो वो 2B में वायोलेशन होगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये मैनिपुलेशन कैसे करना है. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. देयर आर सम वेबसाइट्स. ये वेबसाइट्स पे आप जब भी अपना फ़ोन नंबर वगैरह इंसर्ट करोगे, आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा थोड़े दिन में. ये जो भी वेबसाइट्स होती है वो उनकी डेटा क्या करती है, सेल करती है. अब आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा ऐसा कुछ, बाय 10,000 शेयर्स ऑफ सो एंड सो कंपनी एट सो एंड सो प्राइस, फॉर एग्जाम्पल $30. फिर नीचे ऐसा लिखा होगा टारगेट $40. ऐसा आपको मैसेज आ जाएगा. अब आपके जैसे 1 मिलियन लोगों को, मतलब के 10 लाख लोगों को ये मैसेज साथ में भेजेंगे. अगर 10 लाख लोगों को ये मैसेज भेजा, उसमें से अगर 1% लोगों ने भी ये बाय कर लिया 10,000 शेयर्स एट $30 का भाव, थिंकिंग कि ये $30 के बदले $40 हो जाएगा, तो जो पर्सन ये मैसेज भेज रहा है, he is trying to manipulate price and volume. कैसे? तो अगर $30 के भाव पे 10,000 शेयर्स बाय कर रहे हो, वैसे बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं आपके साथ, मतलब वॉल्यूम तो इन्फ्लेट हो रहा है. ये जो वॉल्यूम का केस था वो तो बढ़ ही जा रहा है. नंबर ऑफ बायर्स हैव इंक्रीज्ड, सिमिलरली नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड हैव इंक्रीज्ड. व्हाट अबाउट द प्राइस? तो बेसिक इकोनॉमिक्स, अगर डिमांड जो है इट इज़ मोर देन सप्लाई, मतलब बायर्स ज़्यादा है सेलर से, तो क्या होता है, बेसिक इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है कि प्राइस जो है वो इन्फ्लेट हो जाएगा. इन शॉर्ट, ये वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, प्राइस भी इंक्रीज हो गया. नाउ दिस इज नोन एज मैनिपुलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कौन शुरू करता है, कौन ये आपको टेक्स्ट मैसेज भेज रहा है? तो इट कैन बी एनीवन विद द मोटिव कि बहुत सारे लोग ये स्टॉक बाय करें और वॉल्यूम और प्राइस बढ़ जाए. क्वाइट पॉसिबल ये जो XYZ कंपनी है उसका ही प्रमोटर हो जिसने ये मैसेज भिजवाया हो. अगर ये प्रमोटर आपको मैसेज भेज रहा है कि मेरे कंपनी के स्टॉक या शेयर्स बाय करो, मतलब ही वांट्स कि ये कंपनी का प्राइस इंक्रीज हो जाए. सो समथिंग लाइक दिस, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, विच इज़ वायोलेटेड अंडर स्टैंडर्ड 2B. Let's study some examples where you will be even more clear कि ये कैसे manipulate होता है और क्या क्या violations होते हैं इसमें. Problem 1. The principal owner of financial information services entered into an agreement with 2 micro-cap companies to promote the company's stock in exchange for stock and cash compensation. The principal owner caused FIS to disseminate emails, design, and maintain several websites, and distribute an online investment newsletter, all of which recommended investment in the two companies. The systematic publication of purportedly independent analysis and recommendations
containing inaccurate and highly promotional and speculative statements increased public investment in the companies and led to dramatically higher stock prices. ये एग्जैक्टली जो एग्जाम्पल इसके पहले समझाया उसका ही रेप्लिका है. इधर क्या हुआ है, प्रिंसिपल ओनर ऑफ FIS entered into agreement with two micro cap companies to promote the company's stock in exchange for cash and compensation. मतलब कि ये कंपनी का स्टॉक आप प्रमोट करो. कैसे प्रमोट किया, तो ईमेल भेजा लोगों को, उसने वेबसाइट्स रखी, उसने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट न्यूज़लेटर्स भेजे या टेक्स्ट मैसेजेस भी भेजे होंगे. जो भी करो, ये न्यूज़ ऐसे फैला दो ताकि लोगों को लगे कि ये स्टॉक बाय करना चाहिए. एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड. लास्ट लाइन में लिखा है, इट इंक्रीज्ड द पब्लिक इन्वेस्टमेंट. एंड ये करने के लिए कॉम्पेंसेशन में उसको क्या मिला है, तो स्टॉक एंड कैश कॉम्पेंसेशन. मतलब कि दिस इज नोन एज मार्केट मैनिपुलेशन. इसने ये स्टॉक को मैनिपुलेट करवाया है बाय क्रिएटिंग फॉल्स डिमांड. फॉल्स डिमांड से क्या हुआ, प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों इन्फ्लेट हो गया. सो ही हैज वायोलेटेड स्टैंडर्ड 2B. Comment: the principal owner of FIS violated standard 2B by using inaccurate reporting and misleading information under the guise of an independent analysis to artificially increase the stock price of the companies. Furthermore, the principal owner violated standard 5A, diligence and reasonable basis, by not having a reasonable and adequate basis for recommending the two companies, and also violated standard 6A, disclosure of conflict, by not disclosing to the investors the compensation agreements which constituted a conflict of interest. Meaning, ये जो तुमने 2B पढ़ा, मार्केट मैनिपुलेशन, ये तो हो ही गया बिकॉज फॉल्स डिमांड क्रिएट किया है. इसके साथ साथ स्टैंडर्ड 5A, now you will study it ahead, but 5A में ऐसा होता है that before recommending anyone any stock you need to have reasonable basis. एक प्रॉपर रिसर्च करो फिर ही किसी को बताना ये स्टॉक बाय करने के लिए. तो वो भी यहाँ पर नहीं हुआ है, वो भी फुलफिल नहीं हुआ है. एंड 6A में जो उसको स्टॉक और कैश कॉम्पेंसेशन मिला है ये रेकमेंड करने के लिए, वो भी उसने डिस्क्लोज नहीं किया क्लाइंट को. इसके लिए स्टैंडर्ड 6A को भी वायोलेट कर दिया है. Problem 2. John Gray is a private investor in Belgium who bought a large position several years ago in Fame Pharmaceuticals, a German small cap security with limited average trading volume. He has now decided to significantly reduce his holdings owing to the poor price performance. Gray is worried that the low trading volume for the stock may cause the price to decline further as he attempts to sell his large position. Gray devises a plan to divide his holdings into multiple accounts in different brokerage firms and private banks in the name of family members, friends, and even a private religious institution. He then creates a rumor campaign on various blogs and social media promoting the company. क्या हुआ है, ये जो ग्रे है इसके पास कोई स्टॉक, फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड, XYZ का बहुत सारा शेयर्स पड़ा है. अब इसको शेयर्स बेचने हैं तो ऑफ कोर्स नीचे वाले भाव पे नहीं बेचेगा. ही वांट्स द शेयर प्राइस टू इंक्रीज एंड देन ही विल सेल. ऑल्सो उसने क्या किया है, एक रूमर कैंपेन चलाने का ट्राई किया है. नाउ ऑफ कोर्स ये रूमर्स में वो क्या करेगा, ही विल ट्राई टू इंक्रीज द शेयर प्राइस. ग्रे बिगिंस टू बाय एंड सेल द स्टॉक यूजिंग द अकाउंट्स इन होप्स ऑफ रेजिंग द ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड प्राइस. उसने क्या किया है, उसका जो होल्डिंग्स था वो उसने मल्टीपल अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया. फॉर एग्जांपल, अगर उसके पास 100 शेयर्स थे एक अकाउंट में, व्हाट ही हैज डन, ये 100 शेयर्स को उसने 3 अकाउंट में बांट दिए. फॉर एग्जांपल
30, 30 एंड 40। ये कौन से अकाउंट्स है? तो फैमिली मेम्बर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, ट्रस्ट होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ व्हाट ही इज डूइंग, ये मल्टीपल अकाउंट्स जो है, ये 30, 30, 40 जिसने डिवाइड कर दिया है, हर एक अकाउंट से वो बाय और सेल कर रहा है साइमल्टेनियसली, सो दैट इट लुक्स कि ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड प्राइस हैव बीन फ्लक्चुएटिंग। He conducts the trades through multiple brokers, selling slightly larger positions than he bought on a tactical schedule. And over time, he is able to reduce his holding as desired without negatively affecting the sale price. Now, what has happened here? I'll give you two examples. First example, if the current market price is $40. Now, if he sells the entire holdings at one go, what will happen? सीधा का सीधा प्राइस फॉल हो जाएगा, बिकॉज सेलिंग प्रेशर इज मोर देन बाइंग प्रेशर। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट ही डिड, ये जो करंट मार्केट प्राइस है उसको 40 ही रखा। नाउ व्हाट ही इज डूइंग, ही विल बाय 10 शेयर्स एंड सेल 20 and he will keep on doing this till the time उसका पूरा का पूरा जो होल्डिंग है वो जीरो नहीं हो जाता। Now what is happening here? Here he is trying to show कि जितना मैं सेल कर रहा हूँ उतने शायद बायर्स भी है मार्केट में, मतलब सेलर शुड नॉट डोमिनेट, ही इज शोइंग दैट देयर आर बायर्स एज वेल एज थोड़ा ज़्यादा सेलर्स। सो इन दिस केस ही इज एबल टू अचीव कि भाई ये 40 का प्राइस है वो 40 ही रहे, या लिटिल बिट लेसर देन दैट 38, 37, बट इट्स नॉट गो अप टू 30। नाउ दिस ऑफ कोर्स कंस्टिट्यूट्स अ वायोलेशन। फर्स्ट, व्हाई इज इट अ वायोलेशन? तो फर्स्ट रीजन कि इसने ये ट्रेडिंग वॉल्यूम को मैनिपुलेट करने का ट्राई किया। सेकेंड, ही इज ट्राइंग टू शो अदर्स कि देर आर बायर्स एंड सेलर्स इन दिस स्टॉक। It is quite possible that there are no buyers and sellers in this stock, but he is trying to inflate. वही खुद बाय कर रहा है, वही खुद सेल कर रहा है। This is a violation of standard 2B. Comment: John violated standard 2B by fraudulently creating the appearance that there was a greater investor interest in the stock through online rumors. Additionally, through his trading strategy, he created the appearance that there was greater liquidity in the stock than it actually existed. He was able to manipulate the price through both misinformation and trading practices. Of course, जो भी उसने किया, each and every bit constitutes a violation of standard 2B. Problem 3. Matthew Murphy is an analyst at Divisadero Securities and Company, which has a significant number of hedge funds among its most important brokerage clients. Some of the hedge funds hold short positions on Werewolf Semiconductor. 2 trading days before the publication of the quarter-end report, Murphy alerts his sales force that he is about to issue a research report on Werewolf that will include the following opinions. First, quarterly revenues are likely to fall short of management's guidance. Earnings will be as much as 5 cents per share, or more than 10% below consensus. Werewolf, highly respected CFO, may be about to join another company. Knowing that Werewolf has already entered its declared quarter-end quiet period before reporting earnings and thus would be reluctant to respond to rumors, Murphy times the release of his research report specifically to sensationalize the negative aspects of the message in order to create significant downward pressure on Werewolf's stock, to the distinct advantage of Divisadero hedge fund clients. The report's conclusions are based on speculation, not on fact. The next day, the research report is broadcast to all of the Divisadero's clients and to the usual newswire services. Before Werewolf's investor relations department can assess the damage on the final trading day
of the quarter and refute Murphy's report, its stock opens trading day sharply lower, allowing Divisadro's clients to cover their short positions at substantial gains. Again, a similar example of creating some artificial volatility in the stock market. Here what they've tried to do is price जो है उसको inflate नहीं but deflate करने का try किया है. Based on speculation, he has some points कि ये CEO छोड़ के जाएगा, ये earnings थोड़ा कम आएगा, etc. But it is all speculation. And he has issued a report कि भाई ये सब होने वाला है. And what happens the next day? ये जो price है वो कम हो गया. Now, why would he need the price to fall? Because उसके फंड ने short position लेके रखा था. Short position मतलब you sell a stock at, for example, $40, and when the price falls, you will buy it back at say $30. He wanted the short seller to profit, and that is why he created this volatility, which is 100% a violation of standard 2B. Also, you have not studied standard 5A, but 5A भी यही बोलता है that without any reasonable basis you cannot issue any information to others. इधर speculation के basis पे आपने ये सब कुछ information broadcast कर दिया है, which is again a violation of standard 5A also. Comment: Murphy violated standard 2B by aiming to create artificial price volatility designed to have a material impact on the price of the issuer's stock. Moreover, by lacking an adequate basis for recommendation, Murphy also violated standard 5A, diligence and reasonable basis. Problem 4. Rajesh Shekhar manages two funds, an equity fund and a balance fund, whose equity components are supposed to be managed in accordance with the same model. According to that model, the fund's holdings in stock of Digital Design Inc. DD are excessive. Reduction of the DD holdings would not be easy. However, because the stock has low liquidity in the stock market, Shekhar decides to start trading larger positions of DD stock back and forth between his two funds to slowly increase the price. He believes that market participants will see the growing volume and increasing price and become interested in the stock. Again, this is just like our previous examples. वो दो अपने ही अकाउंट से buy sell खुद कर रहा है ताकि वॉल्यूम ज़्यादा दिखे. If people see that the volume is high, then people will also try to trade in it, and that is what he wanted. So again, he is trying to manipulate the stock. If other investors are willing to buy the DD stock because of such interest, then Shekhar will be able to get rid of at least some of his overweight position without inducing the price decreases. मतलब बाकी लोग अगर खरीदने आए तो it is good because Shekhar wants to sell. In this way, the whole transaction will be for the benefit of the fund's participants, even if additional brokers commissions are incurred. मतलब उसको लगता है कि ये करने से जो भी ये फंड के पार्टिसिपेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको बेनिफिट होगा. But it is a violation because you cannot manipulate the stock this way. Comment: Shekhar's plan would be beneficial for his fund's participants, but is based on artificial distortion of both trading volume and trading price of the DD stock, and thus constitutes a violation of standard 2B. Problem 5. Acme Futures Exchange is launching a new bond future contract. To convince investors, traders, arbitrageurs, hedgers, and so on to use its contract, the exchange attempts to demonstrate that it has best liquidity. To do so, it enters into agreements with members in which they commit to a substantial minimum trading volume on a new contract over a specific period in exchange for substantial reduction of their regular commissions. देखो, ये एक फ्यूचर्स एक्सचेंज है, मतलब ये एक्सचेंज पे फ्यूचर्स ट्रेड होता है.
It wants to launch a new bonds futures contract, मतलब एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं सो दैट इन्वेस्टर्स हैव लिक्विडिटी कि भाई ये बॉन्ड फ्यूचर्स में भी बाइंग सेलिंग हो सकता है. टू कन्विंस देम टू शो कि इधर बेस्ट लिक्विडिटी है, उसने क्या किया, अपने मेंबर्स के साथ अग्रीमेंट किया. मेंबर्स को रोज मिनिमम इतना वॉल्यूम ट्रेड करना है एंड उसको सस्ता कमीशन करवा के देंगे. रेगुलर कमीशन जो है उसमें थोड़ा बहुत रिडक्शन करवा के देंगे. ऑफ कोर्स नाउ इवन योर देयर इज मैनिपुलेशन ऑफ दिस स्टैंडर्ड. इधर क्या हुआ है तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को मैनिपुलेट करने का ट्राई किया, showing others that there are so many buyers or sellers in this type of product, which in this case is futures contract, is a violation. Comment: the formal liquidity of a market is determined by the obligations set on market makers, but the actual liquidity of a market is better estimated by the actual trading volume and the bid-ask spread. Attempts to mislead participants about actual liquidity of the market constitute a violation of standard 2B. In this example, investors have been intentionally misled to believe that they chose the most liquid instrument for some specific purpose, but they could eventually see the actual liquidity of the contract significantly reduced after the term of agreement expires. मतलब ये जो अग्रीमेंट है ड्यूरिंग विच दीज मेंबर्स विल बी ट्रेडिंग अ मिनिमम वॉल्यूम डेली, वो अग्रीमेंट खत्म हुआ तब उनका ट्रेडिंग भी खत्म हो जाएगा, सो द वॉल्यूम विल रिड्यूस आफ्टर दैट. इफ द एक्मे फ्यूचर्स एक्सचेंज fully discloses its agreement with the members to boost transactions over some initial launch period, it will not violate standard 2B. मतलब ये अग्रीमेंट अगर उसने डिस्क्लोज कर दिया मार्केट में, then it is not a violation. What was the agreement? That members will trade some minimum volume and you will give them some discount on commissions. Acme's intent is not to harm the investors, but on the contrary, to give them a better service. For that purpose, it may engage in a liquidity pumping strategy, but the strategy must be disclosed. इसको क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी पंपिंग स्ट्रैटेजी. मतलब कि लोगों को लगना चाहिए कि ये लिक्विड है, इसमें बाइंग सेलिंग हो रहा है. अगर ये डिस्क्लोज कर दिया होता, ये स्ट्रैटेजी अगर डिस्क्लोज हो गया होता, then it would have not been a violation. But now in this case, it is a violation. Problem 6. Emily Gordon, an analyst of household product companies, is employed by a research boutique, Picador and Company. Based on the information that she has gathered during a trip through Latin America, she believes that Hygiene Inc., a major marketer of personal care products, has generated better than expected sales from its new product initiatives in South America. After modestly boosting her projections for revenue and for gross profit margin in her worksheet models for hygiene, Gordon estimates that her earnings projection of $2 per diluted share for the current year may be as much as 5% too low. She contacts the Chief Financial Officer (CFO) of Hygiene to try to gain confirmation of her findings from her trip and to get some feedback regarding her revised models. The CFO declines to comment and reiterates management's most recent guidance of $1.95 to $2.05 for the year. Gordon decides to try to force a comment from the company by telling Picador and Company clients who follow a momentum investment style that consensus earnings projections for hygiene are too much low. She explains that she is considering raising her published estimate by an ambitious $0.15 to $2.15 per share. She believes that when word of an unrealistically high earnings projection filters back to Hygiene's investor relations department, the company will feel compelled to update its earnings guidance. Meanwhile,
Gordon hopes that she is at least correct with respect to earnings direction and that she will help clients who act on her insights to profit from a quick gain by trading on her advice. First of all, try to understand the story. क्या हुआ है? Now, Gordon wants to publish an estimate कि ये earnings per share कितना होगा. First, Gordon has decided कि ये अराउंड $2 होगा. फिर मैनेजमेंट के पास गया, CFO के पास गया. CFO सेज दैट आई कैन नॉट कमेंट, बट ऐसा कुछ तो भी एक एडवाइस दे दिया, 1.95 to 2.05. नाउ व्हाट गॉर्डन डज इज, गॉर्डन इज कंसिडरिंग रेजिंग हर पब्लिश्ड एस्टिमेट. ये जो 2 है शायद उसको प्लस 0.15 और इवन अप टू प्लस 2.15 इतना इंक्रीज करके दिखाने का ट्राई किया. इफ गॉर्डन सेज कि ये अर्निंग्स अब 2 नहीं बट 2 के बदले फॉर एग्जांपल $4 आने वाला है, देन एवरीवन विल स्टार्ट बाइंग दिस स्टॉक. अगर अर्निंग्स पर शेयर ज़्यादा एस्टिमेट किया तो क्या होगा, एवरीवन विल बाय, the price will increase and people will make profit. Again, this is market manipulation, trying to increase the price and even the volume by manipulating the public without having any recommendation basis, any adequate basis, any due diligence. So it is a violation. Comment: by exaggerating her earnings projections in order to try to fuel a quick gain in Hygiene's stock price, Gordon is in violation of Standard 2B. Furthermore, by virtue of purveying her intentions of revising upward her earnings projection to only a select group of clients, she is in violation of Standard 3B, fair dealing. देखो, ये मार्केट मैनिपुलेशन तो हो गया, उसने सिलेक्टेड क्लाइंट्स को ये इन्फॉर्मेशन दिया था. तो 3B फेयर डीलिंग जो बोलता है, फेयर डीलिंग बोलता है सबके साथ फेयर रहो, सबको इन्फॉर्मेशन दो, थोड़े क्लाइंट्स को मत दो सिर्फ, तो वो भी वायलेट हो गया है. However, it would have been acceptable for Gordon to write a report that framed her earnings projection in a range of possible outcomes. Possible outcomes दिया होता तो चलता, बट उसने एग्जैगरेट करके लिख दिया. To write a report that outlined clearly the assumptions used in her hygiene models that took into consideration the findings from her trip through Latin America and was distributed to all Picador and company clients in an equitable manner. मतलब उसके पास एक प्रॉपर बेसिस होना चाहिए with all her assumptions taken into consideration and given to all the clients in an equitable manner. अगर उसने ये प्रॉपरली किया होता, अपना assumptions, अपना estimates, जो भी उसने outcomes वगैरह प्रोजेक्ट किया है, हर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर रखा होता एंड डिसेमिनेट किया होता सब क्लाइंट्स को, तो ही वो वायोलेशन नहीं होता. सो इन दिस केस वायोलेशन हो गया है ऑफ 2 standards, 2B and 3B. Problem 7. In an effort to pump up the price of his holdings in Moosehead and Belfast Railroad Company, Steve Weinberg logs on to several investor chat rooms on the internet to start rumor that the company is about to expand its rail network in anticipation of receiving a large contract for shipping lumber. See, again, now in this case, internet chat rooms जो होता है उस पर आपने जाके कुछ भी आलतू फालतू बोल दिया, पीपल विल थिंक कि अरे हाँ एक्सपेंशन हो रहा है, वी मस्ट बाय दिस स्टॉक एंड ऑल. तो अगेन दिस इज मार्केट मैनिपुलेशन. कमेंट: Weinberg has violated Standard 2B by disseminating false information about Moosehead and Belfast with the intent to mislead market participants. Problem 8. Bill Mandeville supervises a structured financing team for Superior Investment Bank. His responsibilities include packaging new structured investment products and managing Superior's relationship with relevant rating agencies.
to achieve the best rating possible, Manville uses mostly positive scenarios as model inputs. Scenarios that reflect minimal downside risk in the assets underlying the structured products. The resulting output statistics in the rating request and the underwriting prospectus support the idea that the new structured products have minimal potential downside risk. Additionally, Manville's compensation from superior is partially based on the level of rating assigned and the successful sale of new structured investment products, but does not have a link to the long-term performance of these instruments. Try to understand ये जो Manville है इसने क्या किया है. Structured finance instruments जो होते हैं, you will study in fixed income, alternative investments, derivatives, etc., etc. But try to understand there is something known as scenario analysis or stress testing. इसमें क्या होता है, you insert some inputs होते हैं जिसमें आप फॉर एग्जाम्पल 3 केस ले सकते हो. इफ द इकोनॉमी विल डू गुड, डू पुअर और डू एवरेज, एंड ये तीनों के हिसाब से योर इनपुट्स विल बी इंसर्टेड एंड यू विल गेट सम आउटपुट. नाउ इन दिस केस आउटपुट जो है दैट इज रिस्क. फॉर एग्जाम्पल उसने ऐसे पॉजिटिव सिनारियोज डाले, उसने हर इनपुट पॉजिटिव डाला जिससे कि जो डाउनसाइड रिस्क हो ना दैट विल बी मिनिमल, मतलब कि बहुत ही कम रिस्क दिखेगा ये सिक्योरिटी में. नाउ इफ दिस सिक्योरिटी शोज लेस रिस्क, दैट मीन्स दैट मोर नंबर ऑफ पीपल विल बी willing to buy that. If more number of people are willing to buy that, then this guy gets some commission or compensation. तो compensation क्यों मिलेगा? Because ये less risky को rating अच्छा मिलेगा, तो level of rating के हिसाब से इसको compensation high मिलेगा. And also successful sale, लोग ज़्यादा इसको खरीदेंगे तो इसको compensation मिलेगा. So clearly here he is trying to manipulate the market. तो अगर ये मैनिपुलेट कर रहा है तो उससे उसको प्रॉफिट भी हो रहा है, विच इज अ वायोलेशन ऑफ स्टैंडर्ड 2B. Manville is extremely successful and leads Superior as the top originator of structured investment products for the next 2 years. In the third year, the economy experiences difficulties and the values of assets underlying structured products significantly decline. मतलब अभी ये जो products है उसका price कम हो गया है. For example, the subsequent defaults lead to major turmoil in the capital markets, like in 2008. The demise of Superior Investment Bank and the loss of Manville's employment. बैंक खत्म हो गया, इसका जॉब चला गया, everything. Because ये जो थर्ड ईयर में इकोनॉमी जो बेकार हो गया, if you remember, 3 टाइप का इनपुट्स डालना था, गुड, एवरेज एंड पुअर इकोनॉमी. What he did was गुड इकोनॉमी का इनपुट डाला, एवरेज इकोनॉमी का डाला, पुअर इकोनॉमी का केस ही उसने नहीं लिया था. ही डिड नॉट कंसिडर द रिस्क ऑफ इकोनॉमी बीइंग पुअर. बट हो गया अभी एक्चुअली में, तो सबको लॉस हो गया, इसको जॉब भी छोड़ना पड़ा, इसके जो एम्प्लॉयर है उसका भी बैंड बच गया. एवरीथिंग इज नेगेटिव इन द थर्ड ईयर. सो ऑफकोर्स इसने जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाया वाइल एक्चुअली पुटिंग दीज इनपुट्स, ये जो पुअर इकोनॉमी था, दिस शुड हैव बीन शोन. अगर ये शो करता उसके रिसर्च में तो शायद केस थोड़ा अलग होता. कमेंट. Manville manipulates the inputs of a model to minimize associated risk to achieve higher ratings. His understanding of structured products allows him to skillfully decide which inputs to include in support of desired rating and price. This information manipulation for a short-term gain, which is in violation of standard 2B, ultimately causes significant damage to many parties and the capital markets as a whole. Manville should have realized that promoting a rating and price with inaccurate information could cause not only a loss of price confidence in the particular structured product, but also a loss of investor trust in the system. Such loss of confidence affects the ability of capital markets to operate efficiently. मतलब 2008 में जो हुआ, 2008 में
एक एसेट A1 का प्राइस गिरा तो एसेट A2 का प्राइस गिरा, एसेट A3 का प्राइस गिरा, इन्वेस्टर्स का पूरा कॉन्फिडेंस ही हिल गया. Investors were not willing to come back to the market after this turmoil. तो because of this manipulation इतना कुछ हो सकता है, and that is why ये violation हो गया of standard 2B. Problem 9. Alan King is a performance analyst for Tory investment funds. King believes that the portfolio manager for the firm's small and micro cap equity fund dislikes him because the manager never offers him tickets to the local baseball team's games, but does offers tickets to other employees. To incite a potential regulatory review of the manager, King creates user profiles on several online forums under the portfolio manager's name and starts rumors about potential mergers for several of the smaller companies in the portfolio. As the prices of these companies' stocks increase, the portfolio manager sells the position, which leads to an investigation by the regulator as the King desired. ये जो एलन किंग है, एलन किंग को लगता है कि अपना जो पोर्टफोलियो मैनेजर है डिसलाइक्स हिम क्योंकि वो उसको बेसबॉल के गेम का टिकट नहीं देता है. नाउ व्हाट ही डिड, वो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसके नाम पे इंटरनेट पे फेक प्रोफाइल बना के कुछ ना कुछ रूमर्स चालू कर दिया रिगार्डिंग पोटेंशियल मर्जर्स ऑफ स्मॉलर कंपनीज इन हर पोर्टफोलियो. अभी ये कंपनी के स्टॉक के प्राइस इंक्रीज हो गए एंड द पोर्टफोलियो मैनेजर सोल्ड द पोजीशन. क्यों सेल किया? बिकॉज ये जो था एलन किंग, उसने उसके नाम पे फेक रूमर निकाला एंड फेक रूमर के वजह से स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो गया. सो क्वेश्चन नंबर 1, हैज एलन किंग वायोलेटेड द स्टैंडर्ड? यस, डेफिनेटली, बिकॉज उसने फेक डिमांड अगेन क्रिएट करने का ट्राई किया है रिगार्डिंग दोज 2 कंपनीज विच आर गोइंग टू मर्ज. तो उसका प्राइस शायद इंक्रीज हो गया एंड दैट इज व्हाई ही हैज वायोलेटेड द स्टैंडर्ड ड्यू टू प्राइस मैनिपुलेशन. क्वेश्चन 2, हैज दिस पोर्टफोलियो मैनेजर वायोलेटेड द स्टैंडर्ड? एलन किंग ने अपने मैनेजर के नाम पे फेक अकाउंट क्रिएट करके फेक डिमांड क्रिएट किया ऑफ सम स्टॉक्स. स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो गया. पोर्टफोलियो मैनेजर ने क्या किया, ये स्टॉक्स बेच दिए बिकॉज ही थॉट कि ये अच्छा प्राइस आ गया है तो इट शुड बी सोल्ड. वॉज द पोर्टफोलियो मैनेजर अवेयर ऑफ दिस फेक प्रोफाइल? नो. उसने अनइंटेंशनली ये हायर प्राइस पे स्टॉक बेच दिया. सो इन दिस केस द पोर्टफोलियो मैनेजर हैज नॉट वायोलेटेड दिस स्टैंडर्ड. ओनली एलन किंग, जिसने ये फेक प्रोफाइल क्रिएट किया, हैज वायोलेटेड दिस स्टैंडर्ड. कॉमेंट: King has violated standard 2B even though he did not personally profit from the market's reaction to the rumor. In posting the false info, King misleads others into believing the companies were likely to be acquired. Although this intent was to create trouble for the portfolio manager, his actions clearly manipulated the factual information that was available to the market. मतलब उसने क्या किया है, he tried to manipulate the market. उसने प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया that is secondary. He is spreading false rumors and that is what is violating standard 2B. अब ये जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसने अनइंटेंशनली ये सेल कर दिया. पोर्टफोलियो मैनेजर को पता ही नहीं था ऐसा कुछ भी हो रहा है and that is why the portfolio manager has not violated the standard but Alan King has. Thank you guys for watching this video. Stay tuned to eKida and subscribe to eKida.